वेलकम स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इन कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल हम करने जा रहे हैं आज। इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून से मैं आपके चैनल में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आता है कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल इज मैकेनिकल प्रोसेस इन। ओके, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो आपको बनी गया कि एक ही कैसी प्रोसेस है, आपका मैकेनिकल प्रोसेस है क्या, आपका कॉम्पेक्शन। ठीक है। और जनरली इसमें होता क्या है, कॉम्पेक्शन में आप मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अटेंड करते हैं। क्या अटेंड करते हैं, आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। कैसे? एयर वर्ड्स को सॉइल मास से बाहर निकाल के। ठीक है। और ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस या आपका कैसी प्रोसेस है, आपकी क्विक प्रोसेस है। अब आपको पता है किसको बाहर निकालना है, आपने एयर वर्ड्स को। तो एयर वर्ड्स आपको पता है या तो ड्राई सॉइल में रहेंगे या पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल तो बिल्कुल आपका गलत आंसर हो जाएगा। अब देखना, ड्राई सॉइल में आपका कॉम्पेक्शन पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली इफ इट इज़ आपका क्ले। तो आपका क्या होगा कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉम्पेक्शन है इसका मीन्स क्या है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अटेंड करना। और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एक किसी एक वाटर कंटेंट पे मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ओके, सो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में कॉम्पेक्शन होता है, जबकि कंसोलिडेशन जिसमें आप वाटर बाहर निकालते हैं वो किसमें होता है, आपका सैचुरेटेड सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉम्पेक्शन एनर्जी यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। अब एनर्जी आपको पता है क्या होती है, दैट इज mgh, जैसे पोटेंशियल एनर्जी। आप क्या करते हैं, एक मोल्ड होता है, एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट दिया था आपका आर प्रॉक्टर ने। किसने दिया था, आपका आर प्रॉक्टर ने। किस में दिया था, आपका 1933 में, 1933 में दिया था। तो उन्होंने क्या किया, एक मोल्ड लिया लगभग 1/30 फीट क्यूब का, 1/30 फीट क्यूब, लगभग ये 944 सेंटीमीटर क्यूब करीब होता है। ओके, और इस मोल्ड में सॉइल को क्या रखा, आपका 3 लेयर में रखा, और हर बार 25 बार आपका क्या किया, टैंपिंग किया एक टैंपिंग रॉड से। यानी एक मास था उस टैंपिंग रॉड का। ठीक है, उस टैंपिंग रॉड का मास स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में था 2.495 kg। तो अब देखें एनर्जी क्या होती है, देखें mgh। अब देखें यहाँ पर क्या है, पर मीटर क्यूब। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, mgh अपॉन वॉल्यूम। पर हम अगर एक बार एनर्जी दें तो mgh, पर हम कितने बार एनर्जी दे रहे हैं, 3 लेयर में, हर बार कितने, 25 बार। तो 3 इंटू 25, कितने बार, 3 इंटू 25 बार एनर्जी। तो और m कितना है, मैंने बोला जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में होता है, 3 इंटू 25, 2.495 पॉइंट है यहाँ पे, 2.495 kg। फिर उसके बाद g आपको पता ही है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। फिर अब आपका आता है h। तो जो h होता है यानी कि हाइट ऑफ फ्री फॉल, यानी कितना हाइट से आप गिरा रहे हैं, वो हाइट रहती है आपकी लगभग 305 mm। तो कितना हो जाएगा, 0.305 mm अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है बोला मैंने, 944, 944 सेंटीमीटर क्यूब। तो 944 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल देंगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है। तो और एनर्जी की ये सारा जो कैलकुलेट करेंगे वो किस में आएगा, किलो जूल में। किस में आएगा, आपका किलो जूल में। तो ये पूरा आप अगर सॉल्व कर लेंगे इसको पूरा डिवाइड करके, तो किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो ये आंसर आएगा 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ओके, तो कॉम्पेक्शन एनर्जी आप देते हैं वो कितना देते हैं, 595 किलो जूल पर मीटर क्यूब। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मास इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ड्राई डेंसिटी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट वाटर कंटेंट। अब बल्किंग ऑफ सैंड होती क्या है, बेसिकली जब आप वाटर मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है सैंड, तो क्या होता है, देखें जो आपने अभी ग्राफ देखा था ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकाली थी कॉम्पेक्शन कर्व से, तो सैंड के लिए वैसा ग्राफ नहीं बनता है। सैंड के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। ये क्या है, देखें लगभग आपका जो यहाँ पर क्या है, वाटर कंटेंट है, यहाँ पर क्या है, ड्राई डेंसिटी। जब आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट लगभग 4 to 5% होता है। कितना, 4 to 5%। तो 4 to 5% में जो सैंड है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, आपका स्वेलिंग शो करता है, जिसको क्या बोलते हैं, बल्किंग। यानी उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाती है, आपकी मिनिमम, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, जबकि फिर उसके बाद आपका फिर क्या होने लग जाता है, इंक्रीज, जब हम उसे कॉम्पैक्ट करते हैं।
ठीक है, लगभग कितने पे है आपका, लगभग 20 से 20 या 30 या 20 से 25% वाटर कंटेंट पर डाई डेंसिटी क्या होगी आपकी मैक्सिमम। और एक आप देख रहे हैं एक डाई डेंसिटी यहाँ पर भी मैक्सिमम आ रही है जब वाटर कंटेंट क्या होगा आपका 0। जनरली सैंड को आप वाइब्रेटर के द्वारा बेस्ट कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो 4 to 5% में उसमें बल्किंग आ जाती है। कितनी परसेंट आ जाती है आपकी बल्किंग यानी कि उसका वॉल्यूम लगभग आपका 20 to 30% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है, 20 to 30%। तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या है, 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट में सैंड के वॉल्यूम का 20 to 30% इंक्रीज हो जाना, यानी उसमें स्वेलिंग आ जाना, बल्किंग है। और बल्किंग आपका मैक्सिमम कितने वाटर कंटेंट पर आती है आपकी 4 to 5% में। और कितनी बल्किंग होती है, 20 to 30%। तो आपका ये ग्राफ क्या होता है, इस तरह से नीचे डिक्रीज हो रहा है, फिर जाके क्या होता है, इंक्रीज। और मैक्सिमम जनरली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितने होता है उसका, 20 to 25% OMC होता है सैंड के लिए। ठीक है, ये फील्ड यानी प्रैक्टिकली अगर हम बात करें। ठीक है, तो जो आपने प्रॉक्टर टेस्ट के दौरान देखा था ऐसा नॉर्मल ग्राफ, वैसा ना बन के कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है सैंड के लिए कॉम्पैक्शन कर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो नंबर ऑफ लेयर ऑफ सॉइल कॉम्पैक्शन, तो आपको सॉइल को जब कॉम्पैक्ट करना है तो कितने आपके मीन्स की जो नंबर ऑफ लेयर है वो किस पर डिपेंड करेगा। डेफिनेटली अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। क्यों अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन, क्योंकि आपको अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन मीन्स कितनी डेंसिटी अचीव करनी है। ठीक है, साथ ही टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट टाइप की सॉइल आपका डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी अंडर द सेम कॉम्पैक्शन। या आपने सेम कॉम्पैक्शन, एक सैंड है और एक क्ले है, ठीक है, आपने सेम अगर आपने मीन्स की कॉम्पैक्शन अचीव करना है, ठीक है, तो आपको मीन्स की क्या पता है आपको क्ले में 5 लेयर की ज़रूरत पड़े और कहते हैं आपका सैंड में कितनी लेयर की ज़रूरत पड़े, 3 की। तो दैट इज टाइप ऑफ सॉइल एंड अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन रिक्वायर्ड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नंबर ऑफ लेयर रिक्वायर्ड फॉर द सॉइल कॉम्पैक्शन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर। अब देखें, आपको पता है एक मैकेनिकल प्रोसेस है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन मैकेनिकल प्रोसेस होने का मीन्स कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं, जैसे सी फुट रोलर। तो सी फुट रोलर आपका जनरली किस सिद्धांत पर काम करते हैं, आपके नीडिंग एक्शन, किस पे, आपका नीडिंग एक्शन पे। और इनका जो आपका फुट प्रेशर होता है, क्या प्रेशर आपका, फुट प्रेशर। फुट प्रेशर मीन्स जो भी इनके मीन्स की तली में आपका प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंक्रीज होता है, यानी लगभग 800 to 3500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है आपका प्रेशर। तो इस इंक्रीज प्रेशर के द्वारा आप कोहेसिव सॉइल यानी क्ले को बेस्ट कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, सी फुट रोलर। तो पूछा जाएगा 3 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, क्ले आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई सी फुट रोलर। दूसरा ऑब्जेक्टिव किस सिद्धांत पर काम करता है, नीडिंग। नीडिंग माने क्या होता है, गूंदना। ठीक है, ओके, सो बता दिया, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी फुट रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्ले। और किस सिद्धांत पर काम करते हैं आपके, दैट इज आपका नीडिंग एक्शन पे काम करते हैं। और इनका फुट प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हम सी फुट रोलर को प्रीफर करते हैं फॉर कॉम्पैक्टिंग क्ले। फिर नेक्स्ट है, न्यूमेटिक टायर रोलर आर बेस्ट सुटेबल। ठीक है, अब आपको पता है कि जो न्यूमेटिक टायर रोलर है वो आपका प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रेशर भी, एंड एज वेल एज वो क्या भी करते हैं आपका नीडिंग एक्शन। कौन सा एक्शन आपका, नीडिंग एक्शन। तो इसलिए जो आपका न्यूमेटिक टायर रोलर है वो आपके ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए क्या रहते हैं, आपके सूटेबल रहते हैं, यानी कि वो ग्रेवल को भी, सैंड को भी और कोहेसिव सॉइल को भी क्या कर सकते हैं, आपका कॉम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुट प्रेशर इन सी फुट रोलर रेंजेस। अभी इसका बताया था कितना होता है आपका 800 to 3500। इसी के कारण आप क्ले को बेस्ट कॉम्पैक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा, सी फुट रोलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ ड्राई डेंसिटी। कॉम्पैक्शन को अचीव करना मीन्स ड्राई डेंसिटी अचीव करना कैसे, एयर वर्ड्स को बाहर निकाल के बाई गिविंग सम कॉम्पैक्शन एनर्जी। और कैसे, आपका mgh, यानी कि m रेमर का मास, g एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h हाइट ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, द यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट 0 एयर वर्ड्स। तो आपको पूछा है 0 एयर वर्ड्स डिपेंड्स अपॉन। बेसिकली जो ड्राई डेंसिटी आपको पता है 100% वर्ड्स को आप नहीं निकाल सकते। जनरली जो ड्राई डेंसिटी यानी और आपका यूनिट वेट और परसेंटेज एयर वर्ड्स के बीच में रिलेशन होता है वो होता है 1 - NA G गामा W अपॉन 1 + WG।
ये जो इक्वेशन रहती है ये रहती है एयर वर्ड लाइन की। किसकी इक्वेशन रहती है? एयर वर्ड लाइन। अब जीरो एयर वर्ड लाइन कब होगा? जब Na इक्वल टू जीरो हो जाएगा। Na क्या होता है? परसेंटेज एयर वर्ड्स। परसेंटेज एयर वर्ड्स क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ऑफ एयर आपका जीरो हो जाए, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो गया, तो Na क्या हो जाएगा? जीरो। जब Na जीरो हो जाएगा तो आपका जो गामा डी हो जाएगा इस इक्वेशन से, गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na जीरो हो गया, यानी 1 माइनस जीरो, तो ये क्या बचेगा आपका? जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस डब्लू जी। तो ये जो आपकी इक्वेशन होती है ये होती है आपकी जीरो एयर वर्ड लाइन की। किसकी इक्वेशन होती है? जीरो एयर वर्ड लाइन। और जीरो एयर वर्ड्स, जब एयर वर्ड्स जीरो हो जाएंगे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल थी, जब एयर वर्ड्स जीरो हो जाएंगे तो अब क्या बचेगा? सिर्फ वाटर। तो अगर सॉइल मास में सिर्फ वाटर और सॉलिड हो तो इसको क्या बोलते हैं? आपका सैचुरेटेड सॉइल। तो इसलिए जीरो एयर वर्ड लाइन को क्या भी बोलते हैं? आपका 100% सैचुरेशन लाइन। क्या भी बोलते हैं? 100% सैचुरेशन लाइन भी बोला जाता है, 100% सैचुरेशन लाइन। तो अब ये आपका जीरो एयर वर्ड लाइन की इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन। तो जीरो एयर वर्ड लाइन की इक्वेशन है, तो क्या पूछा है कि जीरो एयर वर्ड्स डिपेंड अपॉन यूनिट वेट ऑफ गामा डी। किस किस पर डिपेंड कर रहा है? जी पे डिपेंड कर रहा है इन स्पेसिफिक ग्रेविटी। गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर पर डिपेंड कर रहा है। और डब्ल्यू यानी कि दैट इज वाटर कंटेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड यूनिट वेट ऑफ ऑल ऑफ द दीज पे क्या करेगा? डिपेंड। तो जीरो एयर वर्ड्स होते क्या है? एक्चुअली जीरो एयर वर्ड्स आपका वह मीन्स की कंडीशन है, बेसिकली थ्योरेटिकल कंडीशन है। क्योंकि मैंने बोला 100% आप एयर वर्ड्स को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो जीरो एयर वर्ड्स आर अचीव्ड एट दैट वाटर कंटेंट व्हेन डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1। तो आपने ऐसा वाटर कंटेंट मिला दिया उसमें, जब उसमें से कंप्लीटली एयर वर्ड्स रिमूव हो गए और वो सॉइल सैचुरेटेड होगी, तो उस टाइम पे जो आपका कर्व बनता है उसको बोलते हैं जीरो एयर वर्ड लाइन कर्व। क्या बोलते हैं? आपका जीरो एयर वर्ड लाइन कर्व या 100% सैचुरेशन लाइन। ये लाइन इस तरह से होती है, जैसे आपने ये तो एक्चुअल में कॉम्पैक्शन कर्व बना प्रॉक्टर टेस्ट के, इसके इस तरह से एक कर्व बनता है जिसको बोलते हैं 100% सैचुरेशन लाइन या जीरो आपका एयर वर्ड लाइन। ये हमेशा लाइन ऑफ ऑप्टिमस के क्या रहता है? पैरेलल। और लाइन ऑफ ऑप्टिमस क्या होती है? डिफरेंट एमडीडी पॉइंट को मिलाने वाले, यानी मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ ऑप्टिमस। तो लाइन ऑफ ऑप्टिमस के पैरेलल जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? जीरो एयर वर्ड लाइन या 100% सैचुरेशन लाइन। इट इज़ ए थ्योरेटिकल लाइन। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेंसिटी मिलती है वो क्या होती है? थ्योरेटिकल डेंसिटी, गामा टी थ्योरेटिकल। जबकि ये क्या है? आपका प्रैक्टिकल। ये क्या है? आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द दीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कोहेसिव सॉइल है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट एन OMC ऑफ 16% ड्यूरिंग ए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। इफ द वैल्यू ऑफ जी इज इतना, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल? तो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो रो डी दे रखा है आपको, ठीक है, वाटर कंटेंट दे रखा है 16%। अभी हमने देखा कि जो रो डी होता है, रो डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? एक इक्वेशन आपको पता होगी, जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होती है। अब आपको पता है ई निकाल सकते हैं यहाँ से। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी रो डब्ल्यू अपॉन रो डी माइनस 1। तो यहाँ से जी आपको पता ही है कितना है? 2.65 अपॉन या इंटू रो डब्ल्यू। रो डब्ल्यू कितना रखेंगे? देखें, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो कितना रखेंगे? 1। कितना रखेंगे? 1 अपॉन रो डी इज़ 1.8। तो यहाँ से आपने ई सॉल्व किया तो ई की वैल्यू आ रही है आपकी कैलकुलेट करके, दैट इज़ 0.473। ई इक्वल टू कितना आ गया आपका? 0.473 ई आ गया। जब वर्ड रेशियो 0.473 आ गया, अब आपने बहुत आसान हो गया। ई एस इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ई इक्वल टू 0.473। अब आपको एस निकालना है, इंटू एस इक्वल टू वाटर कंटेंट कितना है? OMC। OMC एक्चुअली ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है क्या? बेसिकली वाटर कंटेंट है, दैट इज 0.16 इंटू जी। जी इज 2.65। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस आएगा दैट इज 89.9%। तो 89.9 इस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कितना हो गया? लगभग 90%। कितना आपका? 90%। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई। तो सैंड को हम कैसे बेस्ट कॉम्पैक्ट कर सकते हैं?
तो सैंड आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय वाइब्रेटर। जो स्मूथ फील्ड रोलर है ये आपका कहाँ यूज होता है, आपका क्रस्ट रॉक्स यानी जो बड़े बड़े पत्थर हैं या आपके मीन्स की ग्रेवल हैं, कंकड़ है, उनको पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में प्रेशर अप्लाई करके, कैसे अप्लाई करके, आपका प्रेशर अप्लाई करके आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। न्यूमेटिक टायर रोलर बताया था, ऑल टाइप ऑफ सॉइल। सीप फुट रोलर आपका क्ले के लिए और नीडिंग एक्शन पर काम करता है। ये प्रेशर भी अप्लाई कर सकता है, नीडिंग भी अप्लाई कर सकता है, कौन, न्यूमेटिक टायर। और आपका सीप फुट रोलर नीडिंग एक्शन, इनका फुट प्रेशर ज़्यादा होता है। वाइब्रेटर कैसे करते हैं आपके, बाय अप्लाइंग वाइब्रेशन। अब आपका आता है, एक और आता है रैमर या टेम्पर, ये इम्पैक्ट के द्वारा करते हैं। क्या आपका रैमर, ठीक है। तो कितने आपके टाइप के अगर पूछा जाएगा कितने टाइप के रोलर हैं आपके, 5। स्मूथ व्हील रोलर, न्यूमेटिक टायर, सी फुट रोलर, वाइब्रेटर एंड रैमर। रैमर कैसे काम करता है आपका, इम्पैक्ट। ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कन्फाइंड एरिया, जहाँ आप पहुँच नहीं सकते, जैसे आपका बैकफिल ऑफ आपका रिटेनिंग वॉल के आपको कॉम्पैक्ट करना है तो आप रैमर यूज कर सकते हैं। सी फुट रोलर कहाँ यूज होते हैं, क्ले को, और क्ले जहाँ भी यूज होगी, जैसे आपके कोर ऑफ अर्दन डैम में, ठीक है। न्यूमेटिक टायर रोलर आपके कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, जैसे आपने कोई एम्बैकमेंट बनाना है या आपने कोई भी मीन्स की सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है, ठीक है। स्मूथ व्हील रोलर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। तो अब आपको पूछा है, फॉर बेटर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी द फाइन ग्रेन सॉइल एंड कोर्स ग्रेन सॉइल आर कॉम्पैक्टेड रिस्पेक्टिवली। पहले देखें यहाँ पर आया है ड्राई ऑफ ओएमसी, वेट ऑफ ओएमसी, वेट ऑफ ओएमसी, ड्राई ओएमसी। ये है क्या चीज़, ओएमसी तो सबको पता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब क्या होता है, देखें हमने एक जो ग्राफ बनाया था, ये कॉम्पैक्शन कर्व, एक ऐसा वाटर कंटेंट आया था जिसपे कि आपका सॉइल की डेंसिटी मैक्सिमम हो गई थी, उसको क्या बोलते हैं आप, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सपोज लेटेस्ट एग्जांपल 15% है, तो 15% से नीचे यानी कि जैसे 14, 13, इस परसेंट को क्या बोलते हैं आपका ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। क्या बोला जाता है, ड्राई ऑफ। जबकि इससे ज़्यादा को क्या बोला जाता है, जैसे 16 हो गया, 17 हो गया, लेटेस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेट ऑफ ओएमसी। यानी ओएमसी से स्लाइटली ग्रेटर वाटर कंटेंट को क्या बोलते हैं, वेट ऑफ ओएमसी। जबकि आपका जो ओएमसी से नीचे वाटर कंटेंट है, जस्ट स्लाइटली नीचे है, उसको क्या बोलते हैं आपका ड्राई ऑफ ओएमसी। तो अब आपको फील्ड में जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि करेक्ट ओएमसी पे ही आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होगी। तो कभी कभी उनकी सॉइल की प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी कि उसके स्ट्रक्चर, उसमें परमेबिलिटी, पोर प्रेशर, स्वेलिंग, श्रिंकेज, इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम में क्या करना पड़ता है, कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। अब क्या होता है कि जो आपका ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम की साइड आपकी जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। परमेबिलिटी क्या होती है आपकी, ज़्यादा। जबकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में, कहाँ, वेट ऑफ ऑप्टिमम मीन्स उससे ज़्यादा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा वाटर कंटेंट, उसमें परमेबिलिटी क्या हो जाती है आपकी, कम। अब आपको पता है जो क्ले है यानी फाइन ग्रेन सॉइल है, उनकी परमेबिलिटी क्या होती है, कम, ठीक है। तो आप जो भी सॉइल है उसको आप कॉम्पैक्ट करेंगे कहाँ, आपका मीन्स कि वेट ऑफ ऑप्टिमम की साइड, किसको, आपका फाइन ग्रेन सॉइल को। जबकि कोर्स ग्रेन सॉइल को आप, इनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, ग्रेवल सैंड, ठीक है, तो इनको आप कहाँ, किस दर की साइड आपका मीन्स की कॉम्पैक्ट करेंगे, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में जो आपका बेसिकली स्ट्रेंथ है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी, लेटस आपका अनड्रेन स्ट्रेंथ या कुछ भी, ये क्या होती है, हाई होती है। स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, हाई स्ट्रेंथ होती है, जबकि यहाँ क्या होती है, लो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्योंकि वेट ऑफ ऑप्टिमम के साथ परमेबिलिटी आपकी कम रहती है और फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी कम होने के कारण उसको हम वेट ऑफ ऑप्टिमम की साइड ही क्या करते हैं, आपका कॉम्पैक्ट करते हैं। जबकि जो आपका कोर्स ग्रेन सॉइल है उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में परमेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपका फाइन ग्रेन सॉइल आर कॉम्पैक्टेड ऑन वेट ऑफ ऑप्टिमम एंड कोर्स ग्रेन सॉइल आर कॉम्पैक्टेड ऑन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर हो गया, ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर ऑफ अर्दन डैम आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाई। क्या होता है, बेसिकली आपको पता है अर्दन डैम यानी जो मिट्टी के बने हुए हैं, अर्थ के, उनमें एक क्या होता है, इस तरह से एक कोर मीन्स जो उसका इनर एक इम्परवियस होता है। ये आपका मीन्स कि सपोज अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम से, और यहाँ क्या है आपका सपोज डाउन स्ट्रीम, ये आपका अर्दन डैम है। तो आपका ये जो कोर है, ठीक है, ये जो कोर है ये एक इम्परवियस आपका क्या होता है, सॉइल का स्ट्रेटा होता है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका अपस्ट्रीम का पानी है सीपेज फेलियर के कारण या सीपेज के कारण क्या हो सकता है, इस तरह से डाउन स्ट्रीम में जा सकता है। ठीक है, तो आप एक ऐसी इम्पर्वियल स्ट्रेटा बनाते हैं और वो इम्पर्वियल स्ट्रेटा क्या होता है, क्ले का, क्योंकि क्ले की जो परमेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। प्योर क्ले इम्परमेबल होता है, हालांकि इसमें आप सोडियम की लेयर भी कोटेड करते हैं, पर आपका जो क्ले है उसका बनता है, कोर ऑफ बर्दन डैम किसका बनता है, क्ले। अब आपको पता है क्ले आर बेस्ट कॉम्पैक्टेड बाय सी फुट रोलर एंड दी नीडिंग ऑक्शन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फुट रोलर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर ए सॉइल सैंपल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7 एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 16%। थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मैंने बताई थी, ये एक क्या होती है, जीरो, जब एयर वॉल्स आपके जीरो हो जाते हैं उस टाइम पे जो डेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, आपका थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। और उस टाइम पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या हो जाता है आपका 1। अब आपको बोल रखा है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट 16% है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, तो आपको थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी, तो थ्योरेटिकल रो डी थ्योरेटिकल जो होती है वो क्या होती है, आपको पता है जी रो डब्ल्यू अपॉन जी, एक बार, तो रो डी थ्योरेटिकल इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन, रो डब्ल्यू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन 1 प्लस ई। अब आपको पता है 1 प्लस ई, ई एस इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू जी। अब जब आपका एयर वॉल्स जीरो हो जाएंगे तो एस क्या हो जाएगा 1, तो ई इक्वल टू क्या रख सकते हैं आप, डब्ल्यू जी। ये मैंने इक्वेशन बताई थी आपकी किसकी, जीरो एयर वॉल्ट लाइन की इक्वेशन। तो अब इसमें रख लें जी इक्वल टू कितना है आपका 2.7। अब रो डब्ल्यू कितना रखेंगे, देखिए यूनिट किस में दे रखी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो आपको रो डब्ल्यू भी कितना रखना पड़ेगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 प्लस डब्ल्यू, देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी वाटर कंटेंट कितना रखा है 16% यानी 0.16, और जी कितना है आपका 2.7, तो 2.7 रखेंगे। तो इसको सॉल्व करें आप, तो इसको सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा दैट इज़ 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर विल बी 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखें, थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे, आपका प्रैक्टिकल से। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल डेंसिटी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% नहीं रहेगा प्रैक्टिकल में, क्योंकि आपको पता डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% कब रहेगा, जब आपका एयरवर्ड्स कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे। और कंप्लीट एयरवर्ड्स आपके रिमूव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब भी आप उसमें से हटाएंगे, मीन्स कि जैसे रोलर चला रहे हैं आप कोई भी स्मूथ फीड रोलर, तो जैसे ही आप उस रोलर को हटाएंगे तो वापस से उसमें एयरवर्ड्स अपना स्थान ले लेंगे। ठीक है, तो इसलिए जीरो एयरवर्ड लाइन इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल लाइन। ठीक है, जहाँ पर एयरवर्ड्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर अभी क्या है 1.88 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैसे गया, बहुत फिर से देख लें, रो डी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और रो डब्ल्यू आपने कितना रखना है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ कॉम्पैक्टिव एनर्जी इन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट टू लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट अकॉर्डिंग टू IS2। देखें, जो आपका RR प्रॉक्टर ने 1933 में स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट था, उसको मॉडिफाइड किया किसने, आस्थो ने। ठीक है, आस्थो यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल ने आपको उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया। पर इंडियन स्टैंडर्ड ने, इंडियन स्टैंडर्ड के जो भी सॉइल में टेस्ट होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, IS 2720। तो IS 2720 ने जो भी आपका मीन्स की सॉइल है उसके लिए जो कॉम्पैक्शन टेस्ट है उसको दो नाम से दिया। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट इज सिमिलर टू लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट इज सिमिलर टू हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। पर इसमें थोड़ा सा जो उनने मास है रैमर का और हाइट ऑफ फ्री फॉल है थोड़ा सा डिफरेंट किया। तो अब हमको वही पूछा हुआ है कॉम्पैक्टिव एनर्जी का रेशियो। अब एनर्जी क्या होती है, mgh। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम निकालें तो एनर्जी देख लेते हैं ई हैवी कितने लेयर में करते हैं, मॉडिफाइड में 5, तो हैवी में भी 5 लेयर में, और हर लेयर में कितने बार टैम्प करते हैं, 25 बार। देखिए, मॉडिफाइड में जो आपका मास था 4.54, जबकि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मास है रैमर का वो 4.9, जी आपको पता ही है 9.81, और एच हाइट ऑफ फ्री फॉल उसमें कितना था मॉडिफाइड में 457 mm, इनने लिया है 450 mm। 450 mm मीन्स 0.45 मीटर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम वहाँ पर 944 सेंटीमीटर क्यूब या 1/30 फीट क्यूब था। यहाँ पर कितना है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1000 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब अपॉन, ये तो हैवी हो गया, अपॉन ई
लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन प्रोक्टर टेस्ट। तो लाइट में आपको पता है कितना है आपका लेयर, 3 लेयर, हर बार 25 बार अटैम्प्ट करेंगे। अब इसमें मास जो होता है दैट इज 2.6 kg। कितना kg है आपका, 2.6 kg इंटू जी कितना है 9.81, और जो आपका एच होता है हाइट ऑफ फ्री फॉल उसमें 305 mm था, इसमें 310 mm, 310 मीन्स 0.31 mm, कितना 0.31 mm, और अपॉन वॉल्यूम वही 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1000 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अब इससे ये कैंसिल हो गया, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये जो रेशियो आएगा लगभग कितना आता है आपका, फिर से देख लेते हैं। ई जो आपका हैवी आता है, यानी ई हैवी यानी एनर्जी इन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इज 2703, कितना 2703.88, जो आपने 2703.88 किलो जूल पर मीटर क्यूब, और जो लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट है उसमें आता है 593 किलो जूल पर मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका ई हैवी टू ई लाइट का रेशियो रहता है दैट इज़ 4.55 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो 4.55। ठीक है, थोड़ा सा आपका मास ऑफ रैमर एंड हाइट ऑफ फ्री फॉल और मोल्ड का वॉल्यूम चेंज हुआ है। ठीक है, जहाँ स्टैंडर्ड में 2.495 था, यहाँ लाइट में 2.6 kg है, वहाँ हाइट 305 mm थी, यहाँ 310 mm है, वॉल्यूम 944 सेंटीमीटर क्यूब था, यहाँ 1000 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ऐसी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट को हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड 2720 के अकॉर्डिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन डज द जीरो एयर वर्ड कर्व इन कॉम्पैक्शन टेस्ट रिप्रेजेंट द ड्राई डेंसिटी। आपको पता है जीरो एयर वर्ड्स कब होते हैं, जब आपको डिग्री एयर वर्ड्स जीरो हो जाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगा, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, अब उसमें क्या बचेगा सिर्फ आपका दैट इज वाटर। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और एस इक्वल टू 1 इक्वल टू होने का मीन्स कितना परसेंट, दैट इज 100%। तो 100% जीरो एयर वर्ड लाइन को क्या भी बोलते हैं, 100% सैचुरेशन लाइन। सो राइट आंसर विल बी सी। और जीरो एयर वर्ड लाइन कभी अचीव नहीं कर सकते हैं, ये क्या है आपका थ्योरेटिकल कर्व है। ठीक है, क्लेई सॉइल कॉम्पैक्टेड एट ए वाटर कंटेंट लेस देन OMC हैव। अब आपको पता है कि OMC से, जैसे ये आपको पता है OMC से जो लेस देन वाटर कंटेंट पे कॉम्पैक्ट करने को क्या बोलते हैं, ड्राई ऑफ OMC। क्या बोलते हैं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम या ड्राई ऑफ OMC, कुछ भी बोलते हैं आप, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में जब आप क्ले को कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बोलते हैं। तो जनरली अगर आप ड्राई ऑफ ऑप्टिमम, जब हमेशा फाइन ग्राउंड सॉइल को कहाँ कॉम्पैक्ट करते हैं आप, वेट ऑफ ऑप्टिमम। क्यों, क्योंकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में जो सॉइल के पार्टिकल हैं वो ओरिएंटेड हो जाते हैं। ओरिएंटेड होने का मीन्स उनका डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो जाता है, किधर की साइड आपका, वेट ऑफ ऑप्टिमम की साइड, किधर की साइड, वेट ऑफ ऑप्टिमम डिस्पर्स स्ट्रक्चर। जबकि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में जो आपका क्ले पार्टिकल है उनका कैसा स्ट्रक्चर रहता है आपका, फ्लोक्यूलेटेड। और फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, जब एज टू फेस ओरिएंटेशन होता है, इसमें आपका वॉइड रेशियो बहुत रहता है। ठीक है, ये आपका क्या रहता है, रैंडम, एक मीन्स की ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक है, जबकि आपका वेट साइड में कैसा स्ट्रक्चर बोला मैंने, डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनता है जो ये। तो आपका क्वेश्चन पूछा है वाटर कंटेंट लेस देन OMC में कैसा स्ट्रक्चर रहता है आपका, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर रहता है, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। इसीलिए अभी एक क्वेश्चन आया था कि आपका मीन्स की फाइन ग्रेन सॉइल को कहाँ की ओर आप कॉम्पैक्ट करते हैं। फाइन ग्रेन सॉइल लाइक आपका क्ले को शुड बी कॉम्पैक्टेड ऑन वेट ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि वेट ऑफ ऑप्टिमम में डिस्पर्स स्ट्रक्चर बनता है, और डिस्पर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, पैरेलल ओरिएंटेशन, यानी कि बहुत अच्छा आप कॉम्पैक्ट कर सकते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम की साइड, क्योंकि पैरेलल ओरिएंटेशन क्या होता है, कॉम्पैक्टेड होता है। और वो आपके क्योंकि आपको पता है फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आपको पता है फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, ये आपका फेस टू एज ओरिएंटेशन होता है। तो इसमें आपका इस तरह से मीन्स कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है आपका, ये इस तरह से बहुत ज़्यादा गैपिंग, जबकि उसमें क्या होता है इस तरह से पैरेलल ओरिएंटेशन रहता है, ये इस तरह से। तो एक क्लोजर स्टेट में आ सकता है किसमें, डिस्पर्स स्ट्रक्चर, और ये क्या बोला मैंने, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, फेस टू एज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा वेट ऑफ ऑप्टिमम की साइड कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कहाँ, वेट ऑफ ऑप्टिमम की साइड। और जबकि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में कैसा स्ट्रक्चर होता है आपका, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसलिए फाइन ग्रेन सॉइल आर कॉम्पैक्टेड टुवार्ड्स दी वेट ऑफ ऑप्टिमम, जबकि कोर्स ग्रेन सॉइल को ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। वेट ऑफ ऑप्टिमम क्या है, ग्रेटर देन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज वेट ऑफ ऑप्टिमम, लेस देन यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम पानी आपका क्या कहलाएगा, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिव कॉम्पेक्शन ऑफ ए सॉइल ऑफ मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, एक आपका रिलेटिव डेंसिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी तो आपको पता है गामा डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता है। जबकि रिलेटिव कॉम्पेक्शन क्या होता है, रिलेटिव कॉम्पेक्शन सपोज आर से रिप्रेजेंट कर दूँ इक्वल टू गामा डी जो आप फील्ड में अचीव कर रहे हैं, क्योंकि फील्ड में जो आप अचीव कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है सेम सॉइल के लिए। अगर आप सेम कॉम्पेक्शन फील्ड में कर रहे हैं, सेम एनर्जी दे रहे हैं, सपोज गामा डी आपका लेबोरेटरी या थ्योरेटिकल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लैब में तो इन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं, रिलेटिव कॉम्पेक्शन। अब गामा डी फील्ड में जो आपने अचीव किया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कितना आपका 1.6 ग्राम। मान लो एक सॉइल का ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपने लैब में लिया 16%, आप 16% पानी आपने फील्ड में डाला, ठीक है, उसी सॉइल मास में, तो क्या आपका सेम डेंसिटी अचीव हुई? नहीं। फील्ड में आप 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर रहे हैं और यहाँ 1.92, तो डिवाइड बाई 1.92, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग आपका 0.833 इस तरह से कुछ आएगा। तो कितना हो जाएगा, रिलेटिव कॉम्पेक्शन कितना परसेंट हो गया, 83.33%, क्योंकि फील्ड और लेबोरेटरी में जो आप कॉम्पेक्शन करते हैं वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो रिलेटिव कॉम्पेक्शन जो फील्ड में आप डेंसिटी अचीव कर रहे हैं तो लैब में अचीव कर रहे हैं डेंसिटी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका ये। हालांकि मैंने गामा डी लिखा हुआ है, आप रोडी भी लिख सकते हैं। क्यों रोडी, दैट इज रोडी इज द ड्राई डेंसिटी और फील्ड, और रोडी लैब ड्राई डेंसिटी या लैब। गामा डी क्या होता है, यूनिट वेट। तो रोडी फील्ड कितना है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और रोडी लैब कितना है 1.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो राइट आंसर विल बी 83.33%। तो याद रखें रिलेटिव कॉम्पेक्शन, और इसको रिलेटिव डेंसिटी से आप कंपेयर ना करें। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी आपको पता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स यानी मैक्सिमम मोड रेशियो माइनस ई मिनिमम। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी है, जबकि पूछा क्या है, रिलेटिव कॉम्पेक्शन। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल है मैक्सिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो कौन सी सॉइल का मैक्सिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा। जनरली आपका देखें अगर हम कॉम्पेक्शन कर्व बनाएं इन सारी सॉइल के लिए, ठीक है, किस किस के बीच में आपका ड्राई डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट के बीच में, तो जो आपका GW है यानी GW मीन्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ML क्या होगा, यानी लो कॉम्प्रेसिबल सिल्ट, ये इस तरह से आएगा ML। फिर CL मीन्स यानी कि लो कॉम्प्रेसिबल क्ले, और CH मीन्स हाई कॉम्प्रेसिबल क्ले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसका OMC सपोज ये है, इसका OMC है, इसका OMC है, इसका OMC है, इसके ड्राई डेंसिटी ये है, इसकी ड्राई डेंसिटी ये है, इसकी ड्राई डेंसिटी ये है, और इसकी ड्राई डेंसिटी क्या है, ये है। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल को आप सबसे अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट कर सकते हैं और इनका जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है सबसे कम आएगा और ड्राई डेंसिटी क्या आएगी आपकी सबसे ज़्यादा। जबकि जो क्ले है और हाई कॉम्प्रेसिबल क्ले होने का मीन्स जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक सॉइल होती है, जैसे क्ले है, ठीक है, प्योर क्ले जिनमें प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनको आप बेटर कॉम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ड्राई डेंसिटी इस ग्राफ से आपका सबसे कम आ रहा है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सबसे क्या आ रहा है, ज़्यादा, यानी ज़्यादा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आ रहा है और आपका ड्राई डेंसिटी क्या आ रही है, कम। ठीक है, ML क्या होता है, लो कॉम्प्रेसिबल सिल्ट। CL क्या होता है, लो कॉम्प्रेसिबल क्ले। तो क्ले हैविंग हाई प्लास्टिसिटी या हाई कॉम्प्रेसिबिलिटी आर कॉम्पैक्टेड वेरी लेस एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किस में मिल जाएगा, वेल ग्रेडेड गोल्ड में सबसे कम, ML में उससे कम, CL में उससे कम, और सबसे कम किस में रहेगा आपका, सबसे मैक्सिमम पूछा है तो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किस में रहेगा, ये। जबकि अगर पूछता है ड्राई डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, तो सबसे कम किसकी होगी, CH की। CH मीन्स C माने क्ले, H माने हाई, C माने क्ले, L माने लो, M माने क्या होता है, सिल्ट। M माने क्या होता है, सिल्ट। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखा होगा वो लेक्चर, तो आपको ये पूरा समझ आया होगा। GW मीन्स वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ओके, सो राइट आंसर विल बी CH। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका मीन्स की इंजीनियरिंग मास्टर देहरादून में बने रहने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जितना हो सके आप प्रीवियस अगर वीडियो देख चुके होंगे तो आपके सब्जेक्ट पूरे क्लियर हो होंगे। हम आगे अब कंसोलिडेशन चैप्टर को करेंगे और आपका
जो भी मीन्स की इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इससे बनेंगे कंसोलिडेशन से, उसको करेंगे। तो कॉम्पैक्शन के जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं किसी भी एग्जाम में, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।